माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएस 186 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज बीपीएस 186 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए सर। आप जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो क्वेश्चन आता है। सो ये सही है और वो क्वेश्चन आना ही है क्योंकि मैं मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो आपका टाइटल स्टूडेंट्स ये है, तनाव और समय प्रबंधन। फ्रेंड्स, आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको समय पर आपका जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कोड है, वो कोड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलता रहे। सो ये पीडीएफ लेने से पहले आप खुद से प्रॉमिस करो कि वीडियो को अंत तक देखोगे। यहाँ पे जो भी मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से समझोगे, एक एक बात को ध्यान से समझना ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। सो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आप दिसंबर एग्जाम 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जून एग्जाम 26 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पूर्ण ज्वलन, बर्न आउट या पूर्ण ज्वलन को ही बर्न आउट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूर्ण ज्वलन लिखा आएगा या फिर कभी कभी बर्न आउट लिखा आएगा। तो इनको कह रहे हैं कि अवधारणा के 5 चरण, तो जो बर्न आउट है इनके 5 चरण क्या है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये है कि आपका जो बुक का जो टाइटल है, आपका सब्जेक्ट का जो टाइटल है, वो सबसे पहले समझ चाहिए। क्या है कि तनाव और समय प्रबंधन। तनाव क्या होता है स्टूडेंट्स? तनाव होता है टेंशन, चिंता, जिसे हम लोग घर की वाली भाषा में क्या कहते हैं, चिंता। कोई काम अत्यधिक बोझ पड़ जाता है या फिर कर्ज उर्ज हो जाता है तो क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो तनाव बहुत अलग-अलग चीज़ों से हो सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ों से नहीं, तनाव का बहुत सारा कारण है। तो ये आपका चिंता ही क्या कहलाता है, यहाँ पर तनाव कहलाता है। समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग करना, अगर समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, उससे भी हमें तनाव हो सकता है। सो ये है, अब हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। तो ये पूर्ण पूर्ण ज्वलन या बर्नआउट ये तनाव के ही प्रकार हैं। सो ये आप इसके 5 चरणों की बताना है ना, 5 चरण क्या है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, पूर्ण ज्वलन या फिर बर्नआउट एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार बढ़ते काम के दबाव और तनाव के कारण मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। ठीक है, कैसे? मानसिक भी रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से, मतलब सोच विचार से भी थक जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है कि 5 चरणों में क्या होती है, विकसित होती है। पहला जो इसका चरण होता है स्टूडेंट्स, वो होता है उत्साह का चरण, है ना। उत्साह का चरण से भी कभी कभी टेंशन हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक खुशी भी टेंशन का कारण बन जाता है। जहां व्यक्ति का नया काम शुरू करते समय ऊर्जा, उमंग और सकारात्मकता से भरा होता है। मतलब कि आप मान के चलो, कोई खुशी में कोई चीज आप स्टार्टअप कर रहे हो, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, उसका सामान जुटाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन सब बात की रहती है कि भाई हमें ये काम करना है, ये लाना है, वो लाना है, इन सब बात की टेंशन रहती है। ये नॉर्मल है, ये कोई गलत नहीं है, सही है, चलो इससे कोई काम होता है। इसका दूसरा जो चरण है स्टूडेंट्स, वो है उद्भव का, जिसमें काम का बोझ बढ़ने से थकान, चिड़चिड़ापन और चिंता महसूस होने लगती है। तो ये क्या है भाई, ये आम अभी के समय में हर किसी को देखने मिलता है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी काम का क्या होता है, बोझ होता है। ठीक है, जिस बोझ से क्या होता है, थकान महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है और चिंता बहुत अधिक महसूस होने लगती है। ठीक है, ये तनाव का दूसरा कारण है। तीसरे चरण को दीर्घकालिक तनाव कहते हैं। तीसरा जो चरण है वो बहुत लंबे समय तक हो रहता है, जहां तनाव लगातार बढ़ने लगता है और व्यक्ति की काम में रुचि कम होने लगती है। नींद की समस्या आती है, गुस्सा और निराशा बढ़ जाता है। तो देखो, ये तब होता है स्टूडेंट, जब कोई लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। कर्ज जो है तो होता है ना, वो थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, कर्ज तो ले लेते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख ले लेते हैं, वो सही समय पर पैसे को जमा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से वो कर्ज दिन ब दिन बढ़ते चले जाता है, और ये होता है दीर्घकालिक कर्ज, और दीर्घकालिक इसे तनाव भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? चौथा चरण जो है वो पूर्ण ज्वलन का वास्तविक चरण होता है, जिसमें व्यक्ति मानसिक तौर पर टूटने लगता है, आत्मविश्वास घट जाता है। ये ऐसा समय होता है जब इंसान का आत्मविश्वास भी घट जाता है, उन्हें ये लगता है कि अब ये तनाव दूर नहीं हो सकता,
अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा समय भी आ जाता है और काम करने की जो क्षमता है उस पर भी बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका पांचवा और सबसे गंभीर पांचवा और सबसे गंभीर चरण निरंतर या आदतन या बर्नआउट जिसे कहते हैं, जिसमें तनाव स्थायी बन जाता है और व्यक्ति हमेशा थका, दुखी और निराशा ही महसूस करता है। यदि इस अवस्था में ध्यान न दिया जाए तो स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे बढ़ने वाली एक गंभीर समस्या है जिसका समय पर समाधान क्या है आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स ये था 5 प्रकार, मुझे 5 प्रकार बताने थे क्योंकि ये जो एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स, ये एग्जाम होंगे 50 मार्क्स के। कितने मार्क्स के एग्जाम है? 50 मार्क्स के, ठीक है। तो 50 मार्क्स में आपको क्या करना है, 250 वर्ड में लिखना या फिर 200 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप लोग कर लोगे क्योंकि ये सोच के लिखना है, अपने माइंड में थोड़ा सा और भी बढ़ा-बढ़ा के लिख देना है। माइंड में सोच-सोच के लिख देना है, आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, समय प्रबंधन के अर्थ और महत्व की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो समय जानवे करते हैं ना, टाइम है ना, टाइम का प्रबंधन करना, इनके अर्थ बताना, टाइम समय प्रबंधन के अर्थ बताओ और इनके क्या महत्व है ये बताना है ना। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, समय प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध समय का सही व योजनाबद्ध उपयोग करना। मतलब आपके पास जो भी टाइम है उस टाइम का क्या करना है, सही उपयोग करना है, उसे बर्बाद होने नहीं देना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने कार्य को इस तरह व्यवस्थित करे कि जरूरी काम समय पर और बिना तनाव के पूरे हो जाए। समय प्रबंधन में काम की प्राथमिकता तय करना, समय सारणी बनाना, अनावश्यक कार्यों में समय ना गंवाना और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करना, ये क्या होता है स्टूडेंट, उसमें शामिल होता है। सरल शब्दों में अगर इसे कहा जाए, समय को सही ढंग से बांटकर उपयोग करना ही समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन का महत्व बहुत ही अधिक है क्योंकि यह व्यक्ति की कार्यक्षमता, उत्पादकता और आत्मविश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। सही समय प्रबंधन से व्यक्ति कम समय में क्या करते हैं, अधिक काम कर पाते हैं और तनाव भी कम होता है। इससे काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना रहता है। विद्यार्थी समय का सही उपयोग करके पढ़ाई में बेहतर परिणाम पा सकता है ना, प्राप्त कर सकता है। जैसे कि विद्यार्थी अच्छे से मन लगा पढ़े तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना। कार्यालय में समय प्रबंधन से कार्य समय पर पूरे होते हैं और लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही समय प्रबंधन व्यक्तियों को अनुशासन, जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता विकसित करने में मदद करता है। कुल मिलाकर समय प्रबंधन सफलता प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को बेहतर बनाता है। सो स्टूडेंट्स, समय का तो बहुत ही महत्व है, आप लोगों को पता ही होगा। मान के चलो आप एग्जाम होने वाला है, आप लोग पढ़ाई नहीं किए, मैं पूरे साल में नहीं किया, अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं कराता तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो पूरे साल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ना चाहिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ना चाहिए आपको। आपने समय गंवा दिया खेल कूद करने में, इधर उधर करने में, तो ये अभी आपको पता चल रहा है कि अभी 1-2 दिन बचा है, तो 1-2 दिन में आप कितना तैयारी कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं आपको मोस्ट में सजेस्ट कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपका सपोर्ट हो पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें वीडियोस नहीं पहुंच पाया है, जिनका हेल्प नहीं हो पाया है, तो वो क्या करते हैं, या तो सेकंड या थर्ड या फिर फेल कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बुरा होता है क्योंकि माँ बाप उम्मीद लगाए रहते हैं आपसे, है ना। तो समय का सही उपयोग कीजिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कार्यस्थल के तनाव के प्रमुख स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। कार्यस्थल मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में हमें क्या तनाव होता है, तो ये तनाव के क्या स्रोत है, इन्हें बताना है। कार्यस्थल का तनाव उन मानसिक और शारीरिक दबावों को कहते हैं जो कर्मचारी को काम करते समय महसूस होते हैं। इसके कई प्रमुख स्रोत होते हैं। सबसे पहला स्रोत अत्यधिक काम का बोझ होता है, तभी भी तनाव होता है। जहाँ कर्मचारी को कम समय में बहुत सारा काम करना पड़ता है, तभी भी क्या होता है स्टूडेंट्स, तनाव होता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि समय सीमा का दबाव, यानी कि आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि भाई ये 2 घंटा या 5 घंटा में ये काम आपको फाइनल करना है। तो 2 से 5 घंटा में वो काम को अगर फाइनल करने के लिए दिया गया है, तो वो काम बहुत ही अधिक दिया जाएगा, जिसे करना संभव नहीं होगा, फिर भी आपको करना होगा। सो इस वजह से भी क्या हो जाता है, कभी-कभी तनाव बहुत ही अधिक हो जाती है। एंड
जब काम को जल्दी पूरा करने की अपेक्षा से व्यक्ति में तनाव आ जाता है ना? तीसरा स्रोत क्या है? अस्पष्ट भूमिकाएँ, यानी जब कर्मचारी को यह स्पष्ट ना हो कि उसे क्या करना है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारण है प्रबंधन की तरफ से समर्थन की कमी, और जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन ना मिलना। पाँचवां कारण क्या है? अनुचित कार्य वातावरण, जैसे शोर, भीड़, असुविधाजनक बैठने की जगह और साधनों की कमी। इसके अलावा सहकर्मियों से टकराव, कम वेतन, नौकरी असुरक्षा, लंबे समय तक काम करना और काम जीवन संतुलन का अभाव भी तनाव के प्रमुख स्रोत हैं। तकनीकी परिवर्तन और नई कौशलों की मांग भी कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। एंड इस प्रकार कार्यस्थल तनाव के कई कारणों से उत्पन्न होता है, और यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, प्रदर्शन और संतुष्टि को भी क्या करता है? प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट, देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन के प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय क्या है? ये आपको बताना है। किसी संगठन में तनाव प्रबंधन के सुरक्षात्मक उपाय वे कदम हैं जो कर्मचारियों के तनाव को कम करने और वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय सुव्यवस्थित कार्य विभाजन, यानी कर्मचारियों को उनकी क्षमता और भूमिका के अनुसार काम देना। दूसरा प्रमुख उपाय है स्पष्ट निर्देश और अपेक्षाएं, ताकि कर्मचारी भ्रमित ना हो और काम क्या करे? आसानी से कर सके। तीसरा उपाय है समर्थनकारी प्रबंधन, जहां वरिष्ठ क्या अधिकारी कर्मचारियों की समस्याएं सुने और उन्हें क्या करे? समाधान दे। चौथा महत्वपूर्ण उपाय चौथा महत्वपूर्ण उपाय है प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, जो कर्मचारियों को नए कौशल सीखने में मदद करते हैं और तनाव को कम करते हैं। संगठन में स्वस्थ कार्य वातावरण भी जरूरी है, जैसे साफ सुथरा ऑफिस, पर्याप्त संसाधन, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और सकारात्मक माहौल। इसके अलावा लचीला कार्य समय और काम जीवन संतुलन को बढ़ावा देना भी प्रभावी उपाय है। कुछ संगठन काउंसलिंग सेवाएं, मोटिवेशन प्रोग्राम और टीम बिल्डिंग गतिविधियां भी करते हैं, जिससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। कुल मिलाकर ये सुरक्षात्मक उपाय कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और संगठन के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है तनाव प्रबंधन में संज्ञानात्मक मूल्यांकन की क्या करना है? अवधारणा की जांच करना है। तो तनाव प्रबंधन में स्टूडेंट संज्ञानात्मक मूल्यांकन की अवधारणा यह बताती है कि तनाव जो है वो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को भी हम कह सकते हैं और मूल्यांकित करते हैं, उससे पैदा होता है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है स्टूडेंट, संज्ञानात्मक के बारे में जानना चाहते हैं, तो संज्ञानात्मक अर्थ है कि किसी स्थिति को अपने नजरियों से आंकना कि वो हमारे लिए खतरा या चुनौती है या अवसर है। मतलब ये जानते हुए कि भाई ये इससे हमें चुनौती होगा, फिर भी हम उस काम को करने जाते हैं, इस काम से हमें नुकसान होगा, तनाव जानबूझकर भी ले लेते हैं। ये आपका क्या होता है? संज्ञानात्मक तनाव। ध्यान देना, ये क्या होता है? संज्ञानात्मक, जो खुद से हम मोल लेते हैं तनाव। ठीक है, खुद से क्या करने हैं? तनाव की चुनौती मंजूर करते हैं। एंड आगे देखते हैं। यदि हम किसी स्थिति को अत्यधिक कठिन या खतरनाक मानते हैं, तो तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन उसी स्थिति को हम यदि हम सीखने या समस्या हल करने के अवसर की तरह देखें, तो तनाव कम महसूस होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दो तरह मूल्यांकन करता है तनाव में। ठीक है, पहला कि प्राथमिक मूल्यांकन ये होता है जिसमें वह व्यक्ति तय करता है कि स्थिति हानिकारक, चुनौतीपूर्ण या महत्वहीन है। दूसरा द्वितीयक मूल्यांकन इसमें, जिसमें व्यक्ति यह सोचता है कि क्या उसके पास उस स्थिति से निपटने के संसाधन, कौशल या तरीके मौजूद हैं। मतलब ये दोनों उनके दिमाग में रहता है। उनको ये पता रहता है कि ये जो तनाव होने वाला है, ये मैं खुद से मोल ले रहा हूँ, और वो ये भी सोच लेता है कि इससे लड़ने की मेरे पास शक्ति है या नहीं, इस तनाव से निपटने का पावर है या नहीं। ठीक है, ये आगे पीछे सब देख कर ही क्या करते हैं? तनाव लेते हैं। तो ये दोनों बातें होती है। यदि उसे लगता है कि वह समस्या को संभाल सकता है, तो तनाव कम हो जाता है। फिर अपने आप में वो क्या करते हैं भाई, अब उसे लग जाता है कि ये मैं संभाल लूंगा, तो अपने आप में वो तनाव वो कम होने लगता है। एंड
संज्ञानात्मक मूल्यांकन तनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिखाता है कि दृष्टिकोण बदलकर सकारात्मक सोच अपनाकर स्थिति की सही व्याख्या करके तनाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, संज्ञानात्मक तनाव को याद रखने का यही तरीका है कि संज्ञानात्मक तनाव वो तनाव होता है जो खुद से हम लोग लेते हैं, खुद से क्या करते हैं, लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे, तनाव के प्रमुख परिणाम क्या है? तनाव के क्या क्या परिणाम होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तनाव यानी स्ट्रेस एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कार्य क्षमता को गहराई से क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले शारीरिक परिणाम दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर दर्द होने लगता है तनाव के कारण, थकान महसूस होता है, उच्च रक्तचाप, नींद की समस्या, दिल की बीमारी का खतरा, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। ठीक है। दूसरा मानसिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, चिंता, डिप्रेशन, ध्यान की कमी और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाए। तीसरा, तनाव का प्रभाव व्यवहार पर भी क्या होता है, पड़ सकता है। व्यक्ति क्या होते हैं, तनाव से कभी कभी तनाव से गुस्सा आने लगता है। ठीक है, अधिक या फिर अलग थलग हो जाता है, या फिर मतलब वो टूट जाता है, अलग थलग रहने लगता है। ठीक है, और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। कार्यस्थल पर तनाव होने पर काम में रुचि घटती है, गलतियां बढ़ती है और प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगता है। इसके अलावा तनाव का असर सामाजिक संबंधों पर भी होता है। व्यक्ति परिवार और दोस्तों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाता, जिससे रिश्तों में क्या आती है, दूरी आ जाती है। लंबे समय तक तनाव रहने पर बर्नआउट, है ना, अभी जो बर्नआउट मैंने आपको बताया था, निराशा और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार तनाव के परिणाम व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, व्यवहार और कार्य प्रदर्शन सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समय प्रबंधन के प्रमुख तरीकों की जांच कीजिए। समय प्रबंधन का अर्थ है समय का सही, योजनाबद्ध और उपयोगी ढंग से प्रयोग करना। मैंने अभी बताया था, इसी प्रकार क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कई प्रमुख तरीके हैं। व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ा पहला तरीका है कार्य की प्राथमिकता तय करना, यानी कौन सा काम जरूरी है और कौन सा बाद में किया जा सकता है, यह स्पष्ट करना। दूसरा तरीका है समय सारणी, टू डू लिस्ट बनाना, जिससे दिन भर के काम व्यवस्थित रहते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है समय सीमा निर्धारित करना, क्योंकि निश्चित समय में काम करने से ध्यान केंद्रित रहता है और समय की बर्बादी कम होती है ना। यानी रूटीन बना के हम काम करें तो क्या होता है, समय का हम लोग सेव कर पाएंगे, समय का प्रबंधन कर पाएंगे। ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण तरीका है एक समय में एक ही कार्य करना, सिंगल टास्किंग, क्योंकि यह एक साथ कई काम को करने से गुणवत्ता कम होती है और समय भी अधिक लगता है। पांचवा तरीका है अनावश्यक गतिविधियों से बचना, जैसे अत्यधिक मोबाइल, है ना, यानी मेरा मतलब का हम मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में फालतू कोई काम कर रहे हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये मोबाइल भी बहुत आजकल टाइम की बर्बादी है ना। बेकार बातचीत कर रहे हैं, देर तक आराम करना। इसके अलावा काम को छोटे छोटे भागों में बांटना, आराम के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना और संतुलित जीवन शैली अपनाना भी प्रभावी प्रबंधन के तरीके हैं। इन सभी तरीकों से व्यक्ति अपने समय को बेहतर उपयोग कर पाता है और पढ़ाई, नौकरी तथा व्यक्तिगत जीवन में अधिक सफल बनता है। आई होप आपको समझ में आता होगा। सफल लोगों के तनाव प्रबंधन दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। सफल लोग तनाव को नजरअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि उसे सही तरीके से नियंत्रित करते हैं। वे तनाव को कमजोरी नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन का संकेत मानते हैं। उनके तनाव प्रबंधन के मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित है। प्राथमिक निर्धारण में देखिए, प्रायोरिटी सेटिंग में सफल लोग यह स्पष्ट करते हैं कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। वे मुख्य कार्यों को पहले क्या करते हैं, जो सबसे मुख्य कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उसे पहले करते हैं, जिससे अनावश्यक दबाव कम होता है। समय प्रबंधन, दूसरा पॉइंट आपका समय प्रबंधन है। वे अपने समय को योजना यानी प्लानिंग तरीके से उपयोग करते हैं। डेली प्लानिंग करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और समय सीमा तक, मतलब कि वो रूटीन के अनुसार काम करते हैं। सफल लोग
सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। सफल लोग क्या होते हैं, कठिन परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखते हैं, ठीक है। वे निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और हमेशा समाधान पर ध्यान देते हैं। मतलब कि सफल लोग क्या करते हैं, हर बड़े-बड़े चुनौती से आसानी से लड़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक्टिविटी, ये एटीट्यूड और ये पॉजिटिव थिंकिंग रहता है कि वो उससे लड़ सकते हैं। उसके बाद आपका है विश्राम तकनीकें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं उनका, ध्यान, प्राणायाम, योग, गहरी सांस लेना, छोटी सी वॉक आदि को वो रोजाना अपनाते हैं, ठीक है। इससे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। स्वास्थ्य जीवन शैली, अगला पॉइंट, वे संतुलित भोजन मतलब अच्छे भोजन खाते हैं, स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम करते हैं, पर्याप्त नींद को बहुत महत्व देते हैं। स्वस्थ शरीर तनाव को स्वाभाविक रूप से क्या करता है, कम करता है। अब जब हमारा शरीर अगर सही रहता है तो हमें तनाव नहीं होता ज्यादातर, क्योंकि हम अपने आप को संभाल लेते हैं। कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस, इसीलिए देखिए हमें अच्छे खाना खाना चाहिए, स्वच्छ खाना खाना चाहिए, कम ही खाएं, स्वच्छ खाएं, है ना। अगला पॉइंट है कार्य जीवन संतुलन। सफल लोग जानते हैं कि लगातार काम करने से तनाव बढ़ता है, इसलिए वे परिवार, मित्रों और मनोरंजन गतिविधियों के लिए समय निकालते हैं। निर्णय लेने की क्षमता, वे अनिश्चित स्थितियों से भी शांत रहते हैं और तार्किक निर्णय लेते हैं। अनिर्णय ही तनाव का मुख्य कारण होता है, इसलिए वे तुरंत ही सही निर्णय लेते हैं। अगला है आपका पॉइंट सामाजिक समर्थन। सफल लोग अपने मित्रों, परिवार या टीम के साथ खुलकर बात करते हैं। भावनाओं को भावनाओं को बांटने से तनाव क्या होता है, कम होता है और मानसिक मजबूती भी मिलती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आपका है आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। वे अपने व्यवहार, दिनचर्या और आदतों में भी अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन जीवन को नियंत्रित करने में क्या करते हैं, मददगार होता है। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका है गलतियों से सीखना। सफल लोग क्या करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, सफल लोग हारने से नहीं डरते, बल्कि उससे सीखकर वो आगे बढ़ते हैं। वे पिछली गलतियों को बोझ नहीं बनाते, इसलिए तनाव कम रहता है। ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, प्राथमिक स्तर पर किसी संगठन के लिए निवारक तनाव प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण कीजिए। किसी भी संगठन में निवारक तनाव प्रबंधन का उद्देश्य यह होता है कि तनाव उत्पन्न होने से पहले ही उसके कारणों को पहचान कर उन्हें रोका जा सके। प्राथमिक स्तर पर संगठन सबसे पहले कर्मचारियों की कार्य भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, जिससे भ्रम, दुविधा और अनिश्चितता समाप्त होती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार संतुलित कार्यभार दिया जाता है, ताकि वे अत्यधिक दबाव महसूस न करें। संगठन में प्रभावी और खुला संचार भी एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है, क्योंकि स्वस्थ संवाद गलतफहमियों को कम करता है और समस्याओं को समाधान में मदद करता है। इसके अतिरिक्त उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने कार्य में दक्ष बनाते हैं, जिससे कार्य को लेकर उत्पन्न तनाव स्वतः घट जाता है। अंत में एक सुरक्षित, सहयोगी और सकारात्मक कार्य वातावरण कर्मचारियों को मानसिक रूप से समर्थ बनाता है। तनाव पैदा होने से संभावना कम होता है। इस प्रकार उपाय संगठन को तनाव मुक्त, सुव्यवस्थित और प्रभावी कार्य संस्कृति प्रदान करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो तनाव के शारीरिक स्वास्थ्य पर कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपका शरीर लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, जिससे कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तनाव के कुछ शारीरिक प्रभाव निम्नलिखित हैं, जैसे कि हृदय प्रणाली। तनाव से हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। पुराना या दीर्घकालिक तनाव हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसे जोखिम को बढ़ा सकता है। अगला प्रतिरक्षा प्रणाली। तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे आपके लिए संक्रमण और बीमारियों जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू से लड़ना मुश्किल हो जाता है। आप अधिक बीमार पड़ सकते हैं और ठीक होने में अधिक समय लगता है। पाचन तंत्र। तनाव पाचन संबंधी समस्या को बढ़ा सकता है या पैदा कर सकता है, जैसे कि पेट खराब होना, एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न, दस्त, कब्ज और इरिटेबल बाउल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
आगे स्टूडेंट्स आपका है मांसपेशियां। तनाव के कारण मांसपेशियां तन जाती है, जिससे सिर दर्द, पीठ दर्द और शरीर में अन्य दर्द हो सकते हैं। नींद। तनाव आपको नींद के पैटर्न को बाधित करता है, आपके नींद के पैटर्न को क्या करता है, बाधित करता है, जिससे अनिद्रा या इंसोमिनिया इंसोमिनिया या नींद आने की समस्या हो सकती है। नींद की कमी से थकान, एकाग्रता में कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती है। अन्य प्रभाव। तनाव से वजन बढ़ना या कम होना, यौन इच्छा में कमी होना तनाव से, और त्वचा संबंधित समस्या जैसे मुहासे या एक्जिमा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है यौन क्या है। ठीक है, अगला संगठनों, क्वेश्चन नंबर 11 है, संगठनों के लिए तनाव निवारक प्रबंधन तकनीकों की चर्चा कीजिए। संगठनों, देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्वेश्चन ये लिया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। संगठनों के लिए तनाव निवारक प्रबंधन तकनीकों की चर्चा कीजिए। संगठनों के लिए तनाव निवारक प्रबंधन तकनीकें कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उत्पादकता बढ़ाने और कार्यस्थल में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संगठनों को तनाव प्रबंधन संगठनों को तनाव प्रबंधन को केवल एक ही व्यक्तिगत समस्या के बजाय एक प्रणालीगत मुद्दे के रूप में देखना चाहिए। कुछ प्रमुख रणनीतियां में लचीले काम के घंटे और रिमोट वर्किंग नीतियां प्रदान करना शामिल है, ताकि कर्मचारियों को कम और निजी जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त कंपनियां तनाव प्रबंध कार्यशालाएं और माइंडफुलनेस योग सत्र आयोजित कर सकती है। साथ ही कर्मचारियों को गोपनीय परामर्श सेवा भी उपलब्ध करा सकती है। स्पष्ट नौकरी और उचित कार्यभार सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव न पड़े। अंत में एक सहायक संस्कृति बनाना जहां कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी चिंताओं को साझा कर सके और उन्हें अपने काम पर स्वायत्तता महसूस हो, तनाव के स्तर को काफी कम कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे और आंसर थे। तो मैंने ये जितने भी मोस्ट क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको करवा दिया है। अब इसे जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और आप लोग बताइएगा कि आप कहाँ से इंडिया में किस जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अपना अपना जगह का नाम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि किस जगह से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, और देखिए ये जो पीडीएफ आप लेंगे स्टूडेंट्स, पीडीएफ आप लेंगे टेलीग्राम में, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। और इसका पासवर्ड जो लेंगे स्टूडेंट्स वो मिलेगा आपको इंस्टा में। ठीक है, इंस्टा में इसलिए मैं पासवर्ड देता हूँ ताकि मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कौन है। मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है। सो आपको इंस्टा में पासवर्ड लेना है, वो भी रिक्वेस्ट के साथ, वो भी डिसिप्लिन के साथ आपको मांगना है। ये नहीं कि मुझे पासवर्ड दो, ये दो वो दो, इस तरह से नहीं, प्रेम से आपको मांगना है, तभी आपको मैं पासवर्ड दूंगा एंड आपका प्रिपरेशन फिर सही से हो जाएगा। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, एग्जाम के लिए जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जन बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।